तो आप क्या हैं? क्या आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं? और क्या आपको पता है कि लेफ्टिस्ट कौन होते हैं, राइटिस्ट कौन होते हैं? अगर ये बातें आपको नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूँ लेफ्ट वर्सेस राइट का जो डिबेट है उसके बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में। उससे ज़्यादा कैसे पहचानेंगे कि आप वास्तव में लेफ्ट हैं, राइट? इस देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो जानते ही नहीं कि वो क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लेफ्ट वर्सेस राइट क्या होता है। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लेफ्ट वर्सेस राइट की बातें करते हैं तो ये विचारधारा की बातें हैं। विचारधारा क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी मतलब जो आइडियाज हैं, आपके विचार हैं, वो किधर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या आप लेफ्ट साइड की जो विचारधारा है उसके साथ अलाइन करते हैं या राइट साइड की जो विचारधारा है उसके साथ अलाइन करते हैं? दोनों विचारधाराओं का अपना महत्व है, दोनों के रहने के अपने तरीके हैं। जब भी हम विचारधारा की बात करते हैं उसमें दो तीन बातें होती हैं कि आप किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहते हैं, किस तरह का आप पॉलिटी बनाना चाहते हैं, और किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। वो सारी बातें लेफ्ट वर्सेस राइट में होती हैं। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। दोनों का अपना इतिहास है। अगर हम विचारधारा के इतिहास का एक बात करें या विचारधाराओं का जब तो है, तो ट्रेसी करके एक राइटर है, उन्होंने बताया है कि आइडियोलॉजी क्या होती है। लेकिन उसके पहले भी लिबरल विचारधारा या इस तरह की विचारधाराएं एग्जिस्ट करती थी। तो कहानी ये है कि लिबरलिज्म या उदारवाद की शुरुआत होती है खासतौर पे यूरोपियन हिस्ट्री में। उदारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो उसके पहले सामंत वाली व्यवस्था थी। सामंतवाद वाली व्यवस्था जहाँ पे सर्फ होते थे और मजदूर लगातार काम कर रहे होते थे खेती में। वो उनका व्यक्तित्व का कोई वो नहीं होता था, वो सारी जिंदगी उसी में काम करते थे, पैसा नहीं मिलता था। और इंडिविजुअल लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडिविजुअल लेबर मतलब कि मैं जैसे अभी कहीं कोचिंग में पढ़ा सकता हूँ, कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। ये सब सारी चीज़ें लगभग 15वीं शताब्दी में वहाँ नहीं थी। तो वहाँ बहुत सारे थिंकर्स हैं, जिनमें से जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, फिर बाद में रूसो हैं, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स आए। इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ आए। उन लोगों ने एक मॉडल बनाया उदारवाद का कि भाई ये एक उदारवाद है, हम लोग एक राज्य बनाएंगे, उसकी अवधारणा होंगी। ये सारी चीज़ें वहाँ से हुई। जो व्यक्तित्ववाद पे आधारित था, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके फिर इंडस्ट्रीज आती हैं, ग्रोथ होती है। यूरोप को देखते हैं कि सुपर पावर बनता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। वो सवाल होते हैं कि क्या मजदूरों की जो स्थिति है बेहतर हुई कि नहीं हुई। फिर एक थिंकर आता है जिसे हम कार्ल मार्क्स बोलते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजी है उसको नए तरीके से दिखाया कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ पूंजीपति लोगों ने सारे तंत्र को कब्जा कर रखा है। जैसे सामंत वाली व्यवस्था में जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। फिर उदारवाद में भी थिंकर्स आते हैं, वो नए नए तरीके से सवाल करते हैं, और वहां से कहीं ना कहीं लेफ्ट आइडियोलॉजी आती है। राइट आइडियोलॉजी करने का मतलब है कि एक ऐसी विचारधारा जो पूंजीवादियों के ज्यादा नजदीक है, जो टैक्सेशन को कम करने के बारे में बातें करती है। ये तो बेसिक चीजें हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो एक साइड है लेफ्ट विंग और दूसरे साइड है राइट विंग। अब लेफ्ट विंग और राइट विंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि कोर आइडिया क्या है। जब भी हम लेफ्ट विंग की बातें करते हैं वहां पे जो कोर आइडिया है वो इक्वेलिटी है। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि स्वतंत्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या समानता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो स्वतंत्रता से ज्यादा तरजीह देते हैं बराबरी को। इसीलिए समाजवाद की जब हम अवधारणा की बात करते हैं वो बराबरी के बारे में बात करता है। चाहे रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें या जितनी भी जगह समाजवाद की व्यवस्था है, साम्यवाद की व्यवस्था है, वो बराबरी को ज्यादा जोर देता है। दूसरा इसका आइडिया होता है स्टेट इंटरवेंशन का। अब इसको ध्यान देने की कोशिश करो कि अगर कोई व्यवस्था है जो बराबरी की बात करेगा तो वहां पे स्टेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाज जो है बराबर नहीं है। जाति के आधार पे बटा हुआ है, क्लास के आधार पे बटा हुआ है, और बहुत अलग अलग डिफरेंसेस हैं समाज में। तो अगर किसी समाज को बराबरी पे लाना है तो फिर स्टेट के इंटरवेंशन की बात होगी कि स्टेट वहां पे इंटरवीन करेगा। चाहे वो टैक्सेशन लगा के, चाहे इंडस्ट्रीज लगा के, उस तरह से इंटरवीन करेगा और सबको बराबरी लाने की कोशिश करेगा। जो शुरुआत में भारत में पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स बनती थी, पीएसयूज बनती थी, वो इसीलिए था कि देश में सभी लोगों तक विकास पहुंच पाए। इसके लिए हमें कुछ इंडस्ट्रीज खुद से लगानी पड़ेगी, लिमिट करना पड़ेगा पूंजीपतियों को कि वो पूरा देश कंट्रोल ना करे। और उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हम लेफ्ट विंग के साथ जोड़ते हैं। तीसरा है कि वो लोग ट्रेडिशंस को, उन चीज़ों को नहीं मानते, वो थोड़ा सा नवीन चीज़ों को मानते हैं। तो ये तो कोर आइडियाज हैं। कुछ और भी बातें जोड़ सकते हैं अगर आप जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बेसिक यही है इक्वलिटी के बारे में और स्टेट इंटरवेंशन के बारे में। अब बातें करते हैं राइट विंग के बारे में। तो राइट विंग की जो विचारधारा है वो फ्री मार्केट पे यकीन करती। फ्री मार्केट कहने का मतलब है, इसको शुरुआती तौर पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आइडिया था। जब आप सामंतवादी व्यवस्था से निकलते हैं और पहली बार कोई इंसान बोलता है कि नहीं, व्यापार कहीं भी इंसान कर सकता है, व्यक्ति कहीं भी मजदूरी कर सकता है, ये बड़े रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उदारवाद की शुरुआत में। कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे लोग अपने मन से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसी विचारधारा होगी। तो इस विचारधारा की जब शुरुआत होती है तो व्यापार की बात होती है कि भाई मार्केट का काम है ये, कि कहाँ पे व्यापार होना है, कैसे होना है, मार्केट पे छोड़ दिया रहना चाहिए। एक थिंकर थे एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जो पूंजी है ओवरऑल, वो तभी ज्यादा बेहतर हो सकती है जब आप मार्केट को फ्री छोड़ दें। कि मान लो मेरे पास कोई सामान ज्यादा है,
मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं किसी और को दे दूंगा, मतलब व्यापार में सरकार का कुछ लेना देना ना हो, तब ओवरऑल देश की पूंजी बढ़ेगी, जो कि बहुत हद तक सही भी है। कि व्यापार अगर फ्री में होगा, सब अपना अपना एक्सचेंज करेंगे, एक सिस्टम बैठ जाएगा और उस सिस्टम के हिसाब से व्यवस्था होगी, तो सबका भला होगा। लेकिन वहां पे एडम स्मिथ का गोल ये था कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी होगी, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा चीजें होंगी, तो पूरे समाज का बेनिफिट होगा। ये ध्यान देना आप एडम स्मिथ की जब बातें कर रहे हैं। दूसरा है कि जो राइट विंग होता है वो नेशनल आइडेंटिटी पे बहुत वर्क करता है। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब है कि ये जो चीजें हैं इक्वलिटी के बारे में, इसमें जब भी आप लेफ्ट के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो लोग बहुत बार ये मानते हैं कि देश की जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत बार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन जब आप राइट विंग की बात करेंगे, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप और आज यूरोप के इतिहास में जितने राइट विंग वाले हैं, वो नेशनल आइडेंटिटी पे बहुत फोकस करते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस पे देखेंगे, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आए हुए हैं, तो लगातार आप देखेंगे कि वो भारतीयों के प्रति या जो बाहर वाले हैं उनके प्रति एक माहौल बनाते रहते हैं। तो वो लोग नेशनल आइडेंटिटी पे बहुत फोकस करते हैं, फ्री मार्केट पे फोकस करते हैं, और उनके लिए लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिबर्टी एक थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक करके, वो बातें करते हैं कि क्यों टैक्सेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों टैक्सेशन स्लेवरी की तरह है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गए कोर आइडियाज़ के बारे में, कि दोनों के बीच में कोर आइडियाज़ क्या है। इधर इक्वलिटी को ज़्यादा तहरीज मिलेगी, इधर लिबर्टी को मिलेगी। ये कहेगा कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, कि क्या उत्पादन होगा, कैसे होगा, टैक्सेशन लगाना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं भाई, टैक्सेशन चोरी है। ये नेशनल आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, ये इंटरनेशनल एस्पेक्ट के ह्यूमन एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद आता है दोनों का इकोनॉमिक व्यू क्या है, कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, उसको लेके क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए उसको लेके ओपिनियंस क्या है, उसको देखते हैं। तो जब हम लेफ्ट की और इकोनॉमिक व्यू देखने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है प्रो वेलफेयर, और ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें करेगा। अब इसको देखने की कोशिश करो। हमने पहले ही देखा है कि लेफ्ट वाले कहते हैं कि समानता बहुत जरूरी। तो समानता कैसे आएगी? समानता तभी आएगी जब जो सबसे कमजोर तबका है उसको भी मौका मिलेगा बराबरी में आने में। अभी थिंकर है जॉन रॉल्स, उनका एक न्याय का सिद्धांत है, और वो कहता है कि वैसे तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अगर आप बराबरी से हटते हैं तो आप उस इंसान के लिए हटिए जो सबसे कमजोर है। गांधी जी का भी अगर आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी के बारे में लिखा है कि उनके कौन से तरीके होते थे कि कोई काम सही है कि गलत। तो बोलते हैं जो सबसे कमजोर है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो जो वेलफेयर स्टेट का है, जो बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, जो पब्लिक हेल्थ की बातें होती हैं, एजुकेशन जो फ्री में मिलती है, कम पैसे में मिलती है, चाहे नवोदय की बात करें, केवी की बात करें, या जो सारी चीज़ें हैं वेलफेयर वाली चीज़, जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट से आती है। इसी वजह से जब भारत का शुरुआती दौर आप देखने की कोशिश करेंगे, भारत में जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें इसकी बहुत झलक दिखेगी। वो बताएगा कि लीगल एड फ्री होने चाहिए, वो बताएगा कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, वो राज्य को बताएगा कि आपको कैसे राज्य बनाना है। तो भारत एक वेलफेयर स्टेट है क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज वो अपनाता है, और भारत का सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को भी उन्होंने पालन करा है, और भारत में समाजवाद शब्द का भी इस्तेमाल है प्रियम्बल में, ये बातें हैं। तो ये वेलफेयर की बातें करेगा, ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा, कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए हैं, उससे टैक्सेशन आप लगाओ, उससे टैक्सेशन लेके आप गरीबों को उनके लिए व्यवस्थाएं करने की बातें करो। तो ये तो लेफ्ट की बातें हो गई। राइट की बातें करेंगे तो ये प्रो मार्केट होता है, और ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। अब प्रो मार्केट होने का मतलब है कि देखो, इसमें भी कोई गलत सही से ज्यादा, इसको आप लॉजिकल तरीके से सोचने की कोशिश करो। इनका कहना है कि स्टेट जब इंटरवीन करेगा कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो स्टेट के पास ज्यादा बेहतर जानकारी होगी, वो सारी चीजें अच्छे से कर पाएगा। इनका कहना है कि स्टेट का काम केवल सिक्योरिटी देना है, उसका काम है कि मैं किसी और को हार्म ना करूं, वही काम है, मार्केट में उसका इंटरवीन करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मार्केट को सपोर्ट करेंगे कि कोई चीज आपको करनी है आप मार्केट को दे दीजिए। तो बहुत बार जो प्राइवेटाइजेशन होता है 1991 के बाद, जो भारत की इकोनॉमी खुली है, बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट आए हैं, वो कहीं ना कहीं राइट आइडियोलॉजी को पालन करेंगे। दूसरा, ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। कैपिटलिज्म को प्रमोट करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जहां भी कैपिटल लगा के कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है, कोई बनाया जाता है, उन चीजों को ये प्रमोट करेगा। तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहां पे बिजनेस लगाने के लिए बहुत सस्ते लोन मिलते हैं, ताकि बिजनेस ग्रो करे, कैपिटलिज्म ग्रो करे। तो ये वाली आइडियोलॉजी जो होती है, ये मार्केट को, कैपिटलिस्ट को काफी सपोर्ट करती है, और ये चाहती है कि फ्री मार्केट हो, सब लोग अपने से काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये बोलेंगे कि आपको न्याय की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान देना है, और वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो ये तो दूसरा डिफरेंस हो गया। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। तीसरा डिफरेंस जो है वो सोशल पॉलिसीज के बारे में है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। सोशल पॉलिसीज इनकी कैसी होती हैं? यहाँ पे जब हम लेफ्ट की सोशल पॉलिसीज देखते हैं कि सोसाइटी कैसे आप बनाना चाहते, तो ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहेंगे जो इक्वलिटी पे आधारित हो। इक्वलिटी पे आधारित होगी तो वो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म से जुड़ेगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म किसके बारे में है? सेक्युलरिज्म है कि हर इंसान के पास उसकी धार्मिक स्वतंत्रता हो। मेरा धर्म क्या है, इससे किसी और का धर्म प्रभावित ना हो, वो अपना धर्म पालन करे, मैं अपना धर्म पालन करूं, और दोनों अपने हिसाब से चलते रहें। तो ये समानता की बात करेगा, सेक्युलरिज्म की बात करेगा।
ये कास्ट को खत्म करने की बात करेगा और ये कहेगा कि हमें मॉडर्न थिंकिंग लानी चाहिए, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी रही है। रसिया रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो जितनी चीजें पुरानी थी उन सबको ब्रेक करके कि अब कुछ नया लाया जाएगा। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चाइना में, जिसे हम कल्चरल रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, कंट्रोवर्शियल भी है। तो जो पुरानी चीजें थी वो सब डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने कि हमें मॉडर्न थिंकिंग बनानी है। और आज चाइना कहाँ है वो आप देखने की कोशिश करें तो चाइना बहुत बार ये भी मॉडल पालन करता है, लेकिन ज्यादातर ये मॉडल वो पालन करने की कोशिश करता है। तो सोशल पॉलिसीज में ये लोग कास्ट को खत्म करने के बारे में बातें करेंगे, क्लास को खत्म करने के बारे में बातें करेंगे, जो असमानता है उसको खत्म करने के बारे में बात करेंगे, सेकुलरिज्म के बारे में बातें करेंगे। आज जो लेफ्ट विंग की पार्टीज हैं इंडिया में, उनको देखने की कोशिश करें कि वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती हैं, कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल का। ये आप वहाँ पे विजिबल होगा। जब हम राइट की बात करते हैं तो राइट बहुत बार कंजर्वेटिव जो चीजें होती हैं उनसे एसोसिएट करते हैं। और जब ये कंजर्वेटिव चीजों से एसोसिएट करेंगे, कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि जो आने वाली सोसाइटी है, जो इस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं। दूसरा होगा कि नहीं यार, पुराना ज्यादा बेहतर था, पुरानी परंपराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पुरानी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं राइट के साथ ज्यादा अच्छे से अलाइन करता है। और दुनिया में जितने भी राइट विंग की पार्टीज हैं उनमें आप धर्म को काफी क्लोजली देखने की कोशिश करेंगे, कि धर्म को काफी आराम से पकड़ते हैं और धर्म के अराउंड अपनी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो धर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। कंजर्वेटिव होते हैं कि बहुत बार पुरानी जो थिंकिंग्स होती है उनको लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार कास्ट को लेके भी इंडिया के अंदर आप अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, कुछ पार्टीज हैं जो कास्ट को वो डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कास्ट सिस्टम बना रहे, जो हिरार्की है वो बनी रहे। महिलाओं के रोल को लेके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, महिलाओं के रोल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे दिखेगा। दूसरा है कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में होता है। तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म होगा वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म होगा, कि भाई हम सब बराबर हैं इसलिए हम देश बनाते हैं। यहाँ पे होगा कि हमारा इतिहास रहा है, हमारा कल्चर रहा है, इस वजह से हम नेशन बनाते हैं। तो ये बेसिक फर्क हो गया इनके बीच में। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया में जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई की बात करें, सीपीआईएम की बात करें और आम आदमी पार्टी की बातें करें, तो ये भी लेफ्ट लीनिंग माना जाता है। और 1971 के बाद जो कांग्रेस थी उसमें भी लेफ्ट लीनिंग आ गया था, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप लेफ्ट की तरफ रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस बहुत बार सेंटर में आती है। लेकिन जब हम राइट विंग की पार्टीज की बात करते हैं, बीजेपी हो गया, शिवसेना हो गया, ये राइट लीनिंग पार्टीज हैं। क्लियरली बहुत बार राइट लीनिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर वाली पार्टीज भी वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करती हैं, वो सब्सिडीज को प्रमोट करती हैं, पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। तो अभी हम लोग सब मिक्स मॉडल हैं, कोई पार्टी उस तरह से क्लियरली डिफाइन नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर लेने के लिए हमने ये एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल तक देखने की कोशिश करेंगे तो जो डेमोक्रेट्स हैं यूएसए में और जो लेबर पार्टीज वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट लीनिंग आप बोल सकते हैं। डेमोक्रेट्स मतलब जो ओबामा वाली पार्टी है, और जो रिपब्लिकन है ये ट्रंप वाली पार्टी है ये, और कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके की है इसको आप रख सकते हैं राइट विंग में। तो ये तो पूरा ओवरऑल डिबेट है लेफ्ट वर्सेस राइट के बीच में। कुछ बातें हमने क्लियर करने की कोशिश करी है और जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी है। अब आपको देखना है कि आप किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लिबर्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इक्वलिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वेलफेयर को सपोर्ट करते हैं, फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म को तसीरत नहीं लेते हैं। तो इन सब चीजों को कनेक्ट करके इस बात को समझने की कोशिश करो, और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, ये मेरा आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन दिखाने का नहीं। हम सबकी आइडियोलॉजी होती है, हम कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं। और ये पॉलिटिकल एनिमल, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज चुननी चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के और कैलकुलेट करके चुननी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जितना समझदार वोटर होगा उतना ही बेहतर लोकतंत्र होगा। कोई भी पार्टी का आप सपोर्ट करो, लॉजिकल तरीके से करो, अपनी बातें अच्छी तरीके से रखो, और जितनी पार्टीज हैं अलग अलग, जितने अच्छे से वो ग्रो करेंगे देश उतना अच्छा बढ़ेगा। एक किताब है, किताब का नाम है हाउ डेमोक्रेसी डाइज, और किताब के राइटर हैं स्टीवन लेविट्स्की करके हैं। उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र कैसे मरता है। तो उसमें एक चीज उन्होंने बताई कि जब लोग जो हैं, जो अपोजिट पार्टी वाले हैं, उनको अपोनेंट ना मान के दुश्मन मानने लग जाए। तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, डायलॉग करें। जैसे संसद में आप देखते हैं वो लोग साथ में कैंटीन में बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पार्टीज करते हैं, साथ में पारिवारिक संबंध भी होते हैं। तो हम जनता के तौर पे भी अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हुए साथ में दोस्त की तरह रह सकते हैं, क्योंकि अंत में हम सब भारतीय हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए, ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको और किस तरह के पॉलिटिकल वीडियोस चाहिए, जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी हो सकते हैं समझने के लिए, और इस वीडियो में और क्या जोड़ा जा सकता है वो कमेंट करके बताइए। और आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके बताओ। तो देखने की कोशिश करते हैं कि इस देश में ज्यादातर समर्थन किसको मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। जय